फिर वूसोंग ने कहा कि आज से मैं तुम्हें लिटिल येलो कहकर बुलाऊंगा। ये सुनकर लिजर्ड ने मुंह बना लिया। ये देखकर वूसोंग ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारा नाम रखा है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है, एक रिवॉर्ड बॉक्स ओपन होता है और उसमें से वू को बी रैंक गैंगार जीन मिलते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल नया जीन था तो उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि किस तरह काम करता है, लेकिन वो रूहुआ से फौरन फ्यूजन के लिए कहता है। रूहुआ अपनी छड़ी घुमाकर फ्यूजन शुरू करता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये कांटेदार बॉल उसे अपने मुंह से शूट करने होंगे। ये सोचकर वो डर गया कि कहीं ये कांटे उसे भी तो गड़ सकते हैं, लेकिन रूहुआ ने उससे कहा कि वो टेंशन ना ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी बात मानकर वूसोंग ने प्रैक्टिस करने की सोची। उसके मुंह से कई सारे बीन्स निकले। उसका गला कांटों से कटा तो नहीं, लेकिन उसके गले में काफी ज्यादा खराश हो गई। जब उसने रूहुआ से शिकायत की तो रूहुआ वू की इंसल्ट करके गायब हो गया। वूसोंग ने कैंगार बीन्स के शार्प कांटों को देखा तो उसे एक आइडिया आया। उसने लिटिल येलो को एक सूखा पत्ता पकड़ाकर दूर जाकर खड़े होने के लिए कहा। लिटिल येलो ने भी ऐसा ही किया। उसे वूसोंग पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था, फिर भी उसने उसकी बात मान ली। लिटिल येलो ने पत्ते को हवा में ऊपर उठाया। वूसोंग निशाना लगाने के लिए तैयार हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गैंगार बीन को थ्रो किया। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट सिर्फ उसका निशाना ही नहीं चूका था, बल्कि लिटिल येलो की टेल भी कट गई थी। लिटिल येलो बहुत ज्यादा डर गया, मगर वूसोंग के ऊपर प्रैक्टिस का भूत सवार था। काफी देर बाद दिखाया जाता है कि उसके सारे निशाने चूक गए। वो अपने आप को दिलासा देने लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। थोड़ी और अगर वो ट्रेनिंग करता है तो उसका निशाना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और लिटिल येलो डील के अकॉर्डिंग वूसोंग के लिए बग्स हंट कर रहा था, और वो एक बॉटल ट्री को सर से टक्कर मारता है और एक बोल में वूसोंग के लिए पानी इकट्ठा करके ले जाता है। वूसोंग अपनी पास्ट लाइफ की तरह यहाँ भी लेजीनेस दिखा रहा होता है। वो जैसे ही लाए हुए बग्स खाता है तो रूहुआ बॉक्स लेकर आ जाता है, मगर वो इस टाइम इस बॉक्स को ओपन नहीं करता है और लिटिल येलो से और पानी लाने को कहता है। पानी पीने के बाद वूसोंग दोबारा अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। धीरे धीरे उसका एम अब पहले से बेहतर होता जा रहा था, मगर उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि झाड़ियों के पीछे से टोड उन दोनों पर नजर रख रहा था। वो मौके की तलाश में था। जैसे ही लिटिल येलो कैंगार बीन्स को इकट्ठा करने जाता है तो टोड उसे अपनी टंग से पकड़कर निगल जाता है। ये सब देखकर वूसोंग आग बबूला हो गया और टोड के पेट के अंदर लिटिल येलो कोशिश कर रहा था कि टोड उसे निगल न पाए। अचानक उसे आइडिया आया और उसने कांटेदार बीन्स को उसके गले में रगड़ना शुरू कर दिया और अब पेन की वजह से टोड ने उसे बाहर की तरफ उगल दिया। ये देखकर वूसोंग भी हैरान हो गया। उसने लिटिल येलो को अपने पास आने का इशारा किया और बेचारा लिटिल येलो जितनी भी तेज हो सकता था उतनी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। टोड वापस से रिकवर हो चुका था और उसने लिटिल येलो की तरफ जंप लगा दी। अब वूसोंग भी एक्टिव हो चुका था। उसने पूरी ताकत से टोड पर विप किया, लेकिन टोड को कोई असर नहीं हुआ। टोड ने उसके अटैक को डॉज करके उसकी वाइन को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और अपनी टंग से उसे पकड़कर पहली बार की तरह इस बार भी उखाड़ने ही वाला था, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। टोड ने देखा कि वूसोंग किसी सनकी साइंटिस्ट की तरह डरावनी स्माइल कर रहा है। ये सोचकर वो घबरा गया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस बार वूसोंग ने अपनी वाइन्स को अपग्रेड करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो उसे आसानी से हवा में लिफ्ट कर सकता था। वूसोंग ने दोबारा उसे उठाकर पटकना शुरू किया, लेकिन टोड के पास भी एक ट्रिक थी। उसने खुद को पेट्रीफाई कर लिया। टोड की नज़र पास पड़े हुए कैंगार बीन्स की तरफ गई। वो समझ गया कि वूसोंग का प्लान क्या है और बच के भागने की कोशिश करने लगा, मगर वूसोंग ने टोड को बार बार कैंगार पे पटकना शुरू कर दिया। वूसोंग के इस ब्रूटल रवैये को देखकर तो अब लिटिल येलो भी डरने लगा था। कुछ देर बाद वूसोंग ने देखा अब टोड बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। वूसोंग ने टोड को डाइसेक्ट किया और लिटिल येलो को भी मीट ऑफर किया। बेचारा लिटिल येलो, जो अब तक ट्रॉमेटाइज लग रहा था, उसका चेहरा फूड देखकर चमकने लगा और उन दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। वूसोंग सोचने लगा कि उसने ये शिकार अकेला तो खाया नहीं है, तो क्या आज उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तभी रूहुआ रिवॉर्ड बॉक्स लेकर अपीयर होता है और एक नहीं बल्कि इस बार वो 2 बॉक्स लाया था। वूसोंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने रूहुआ से इस बारे में पूछा कि जब उसने लिटिल येलो की टेल खाई थी तब तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था। रूहुआ ने कहा, रिवॉर्ड पाने के लिए उसके शिकार का डेड होना जरूरी है और जरूरी नहीं था कि अगर तुम पूरा टोड अकेले खा लेते तो तुम्हें 2 रिवॉर्ड्स ही मिलते। रूहुआ उसे समझा ही रहा था कि अचानक तीसरा रिवॉर्ड बॉक्स अपीयर हो गया। आज तो वूसोंग बहुत ज्यादा ही लकी था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिटिल येलो और वूसोंग ने आज इतना फूड खाया कि उनकी तोंद निकल आई। अब वूसोंग ने रिवॉर्ड बॉक्स की तरफ देखा और उन्हें ओपन करने के लिए अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने लगा, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक दूसरा चैलेंज था।
इसलिए वो रिवॉर्ड बॉक्स बाद में खोलेगा। इतना सारा मीट खाने के बाद भी टोड की कॉर्प्स का काफ़ी हिस्सा बाकी था। अगर उसने जल्दी ही इसे ठिकाने न लगाया तो इसकी स्मेल से वहाँ और भी प्रेडेटर्स अट्रैक्ट हो सकते थे। तो उसे एक आइडिया आया कि वो इस टोड को मिट्टी के नीचे दबा देगा। ये चीज़ उसने अपनी पास्ट लाइफ में सीखी थी। उसकी मॉम ने बची हुई फिश को फ्रूट प्लांट के पास गाड़ दिया और उसे बताया कि ऐसा करने से फिश डिकम्पोज होकर खाद के रूप में बदल जाएगी और फ्रूट ट्री उसे एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाएगा। उसकी मॉम की टीचिंग्स आज उसके बहुत काम आने वाली थी। लेकिन एक परेशानी थी, उसकी वाइन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जिससे वो ज़मीन को खोद सके। उसे किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कोई खुरपी या शवल, लेकिन इस बेयाबान जंगल में तो उसे ये सब मिलेगा नहीं। तो वो लिटिल येलो को इशारे से नोकदार स्टिक्स और नुकीले स्टोन लाने को कहता है। कुछ देर बाद लिटिल येलो ब्रांचेस और स्टोन्स लेकर खुशी खुशी वापस आता है, मगर ये ब्रांचेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर थीं और ज़रा सी ताकत लगाने पर टूट गईं, और जो स्टोन्स वो लाया था वो भी असल में सिर्फ मिट्टी के ढेले थे। लिटिल येलो दोबारा जंगल की तरफ भागा और भारी सा वुडन लॉग लेकर चला आया। इतने भारी लॉग से खुदाई तो नामुमकिन थी। वो सॉन्ग भी एक बार को हैरान हो गया कि आखिर ये छोटा सा लिजर्ड इतना भारी लॉग कैसे ला सकता है। लेकिन लिटिल येलो पे वू से शाबाशी लेने का भूत सवार था। इस बार वो एक नोकदार बोन और एक ब्रोकन एरो ले आया। एरो की टिप देखते के साथ ही वूसोंग समझ गया कि ये ह्यूमंस के जरिए बनाया हुआ वेपन है, यानी इस न्यू वर्ल्ड में भी इंसान रहते हैं। इस वेपन के साथ अब उसे किसी टोड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो एनिमीज का सामना बड़ी आसानी के साथ कर सकता था। वो लिटिल येलो को प्रेज करने लगा और बोन लिटिल येलो को दे दी। लिटिल येलो तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और बचे हुए टोड को गड्ढे में दफना दिया, और अब उस टोड की स्मेल आना बंद हो चुकी थी। अब उसने मिट्टी में दबे हुए मीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बगैर डिकम्पोज्ड हुए मीट को एब्जॉर्ब करना मुमकिन नहीं था। अब उसका मूड रिवॉर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो गया। उसने रूहुआ को समन किया, लेकिन बॉक्स ओपन करने से पहले उसने लिटिल येलो से पूछा कि उसे कौन सा बॉक्स पहले ओपन करना चाहिए। लिटिल येलो ने सेकंड बॉक्स का इशारा किया। उस बॉक्स में से फिर से एक बी रैंक जीन निकला। इस जीन के साथ फ्यूज होने पर वू के वाइन्स में कांटे निकल आएंगे। वू इस जीन के फायदे सोचकर एक्साइटेड हो गया और बिना किसी देर के उसने फ्यूजन के लिए रिक्वेस्ट कर दी, और अब वू सॉन्ग की वाइन थिक और पावरफुल हो गई थी और ढेर सारे थॉर्न से भर गई थी। वो फिर से डिमोनिक स्माइल करने लगा और उसकी इस नई वाइन्स को देखकर लिटिल येलो भी काफ़ी डर गया। इस नई पावर के मिलने के बाद तो वू सॉन्ग और भी कॉन्फिडेंट हो गया, लेकिन अभी भी 2 रिवॉर्ड बॉक्स ओपन करना बाकी थे। उसने लिटिल येलो से पूछा अब नेक्स्ट बॉक्स कौन सा ओपन किया जाए। अनफॉर्चुनेटली उन्हें बाकी 2 बॉक्सेस में सिर्फ एवोल्यूशन पॉइंट्स ही मिले। अब उसे अपनी नई स्किल ट्राई करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए था, जो कुछ और नहीं बल्कि ये नेक्स्ट टोड होगा, जिसे लिटिल येलो अपने पीछे लगाकर ला रहा था। जैसे ही वो वू की रेंज में आया, उसने फौरन अपनी वाइन्स में उसे जकड़ लिया। टोड काफी इंजर्ड हो चुका था और उसे जमीन पे पटका। फिर दोनों ने मिलकर दोबारा दावत उड़ाई और सिस्टम रूल की वजह से उसे फिर से 2 और रिवॉर्ड बॉक्स मिलते हैं। जब वो दोनों फूड्स खत्म कर चुके तो उन्होंने देखा कि इस बार तो 2 नहीं बल्कि 5 रिवॉर्ड्स मिले हैं। लेकिन अपने लक पर भरोसा न होने की वजह से वो ने इस बार सिर्फ एक ही बॉक्स ओपन किया। इस बार उसको बी रैंक स्वीट पोटैटो जीन मिला। इंक्वायरी करने पर उसे पता चला कि ये जीन उसकी रूट्स के जरिए मिट्टी में दबे हुए मीट को एब्जॉर्ब करने में उसकी मदद कर सकता है। वू ने कहा तो ये जीन सिर्फ मेरी भूख मिटाने के ही काम आएगा। रुहुआ ने कहा ये तो रूट का सिर्फ बेसिक काम है, इसके अलावा ये तुम्हारी सारी इंजरीज को भी हील कर सकता है। ये सुनकर वू की आंखें चमकने लगीं, क्योंकि ये स्किल तो किसी एनिमे के हेल्थ पोशन जैसी थी, जो कि हीरो के बहुत काम की चीज़ होती है। वू सॉन्ग ने फ्यूजन स्टार्ट किया, लेकिन अब उसे कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा था। रुहुआ ने एक्सप्लेन किया कि तुम इमेजिन करो कि तुम इस टोड को अपनी रूट्स में स्टोर करना चाहते हो। वू सॉन्ग के इमेजिन करते ही जमीन से कई रूट्स बाहर आईं और टोड को कुछ ही सेकंड में एब्जॉर्ब करके खत्म कर लिया। वू सॉन्ग को इसका असर फौरन महसूस हुआ। अब उसको बार बार कॉर्प्स छुपाने के लिए गड्ढा खोदने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वू सॉन्ग ने उससे पूछा क्या ये रूट मेरी एक्स्ट्रा लाइफ की तरह है? तो रुहुआ ने कहा हाँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक ही रूट है। अगर तुम इसे अपग्रेड करते रहोगे तो तुम्हारे पास मल्टीपल लाइफ्स हो जाएंगी। वू सॉन्ग के ऊपर अब नई स्किल को अपग्रेड करने का जुनून सवार हो गया था। अब वो अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े ओपोनेंट से फाइट करने लगा, लेकिन उसके थॉर्न से अब उसे काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल रहा था। उसने उसकी थॉर्न की मदद से स्नेक को इमोबिलाइज कर दिया और उसे ज़मीन पर दे मारा, और लिटिल येलो भी पीछे नहीं था। वो वू सॉन्ग के पीछे से इमर्ज हुआ और फाइनल ब्लो मारा। इसी के साथ उनका अब तक का सबसे बड़ा ओपोनेंट खत्म हो गया।
सेलिब्रेशन के टाइम वू की निगाह अपनी वाइन्स पर पड़ी जिसपे स्नेक ने बाइट कर लिया था। उसे पॉइजन से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाइट से कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। उसने रूट्स एबिलिटी यूज करने की कोशिश की जिससे फौरन उसकी वाइन पहले जैसी हो गई। इसके बाद दोनों दावत उड़ाने में लग गए। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन लिटिल येलो अभी भी खा ही रहा था, तो वू ने उसे बारिश से बचाने के लिए अपनी वाइन से उसके लिए एक अम्ब्रेला बना दिया। जब उसका पेट भर गया तो लिटिल येलो उसके पास ही लेटकर सोने लगा। आज वो बहुत ही हैप्पी था। अब उसके पास खाने के लिए फूड और एब्जॉर्ब करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स थे, और ये सब शेयर करने के लिए एक पार्टनर भी था। इसी तरह एक महीना बीत गया और वू सॉन्ग ने भी काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। उसने एक और थॉर्न वाइन फ्यूज कर ली थी और अब उसके पास 3 रूट्स हो चुके थे, यानी उसके पास 3 एक्स्ट्रा लाइफ हो चुकी थी। आज लिटिल येलो भी कहीं घूमने गया हुआ था और वो अकेला काफ़ी बोर हो रहा था और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन आज का ये दिन उसके बाकी दिनों से काफ़ी अलग होने वाला था। अचानक उसने झाड़ियों में से एक ह्यूमन को आते हुए देखा। वो बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद पहली बार उसने किसी ह्यूमन को देखा था और एक फॉर्मर ह्यूमन होने की वजह से वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए चिल्लाने लगा। काफ़ी चिल्लाने के बाद भी उस आदमी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, तो वू ने सोचा कि शायद उसकी आवाज़ बहुत कम है जिसकी वजह से वो आदमी उसे सुन नहीं सकता। वो आदमी अपना काम करने में बिजी था। वू ने जब और करीब से देखा तो उसे समझ आया कि ये आदमी तो जंगल में जड़ी बूटियां जमा करने आया है। उसके हाथ में उखड़े हुए प्लांट्स को देखकर वो डर गया क्योंकि वो भी तो आखिर एक प्लांट ही है। वो आदमी वहीं नहीं रुका बल्कि आसपास के सभी सारे प्लांट्स को उखाड़कर जमा करने लगा। वो डर गया कि वो दूसरे फ्लावर से बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल उसे साफ साफ दिख जाएगा। अब उसके बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि शायद वो आदमी उसे एक फालतू फ्लावर समझकर ना उखाड़े और उसे ऐसे ही जाने दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, वो वू को देखकर एक्साइटेड तो था, मगर वो सोच में पड़ गया कि ऐसा अगली प्लांट तो उसने कभी नहीं देखा। उसने अपनी जड़ी बूटी वाली बुक में भी चेक किया, लेकिन उसे कोई भी रेफरेंस नहीं मिला। वो उसके ऊपर स्टडीज और एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो जैसे ही अपना हाथ वू के करीब लाता है तो वो अपने हॉर्न से खुद को डिफेंड करता है। कांटे चुभ जाने से वो आदमी जरा पीछे हट जाता है और सोचता है कि कांटा उसे उसकी जल्दबाजी की वजह से चुभा है। इस बार वो बहुत कॉशियसली उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वू की हालत डर के मारे खराब हो गई थी क्योंकि उसके सबसे खतरनाक हमले का भी उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ था। वो डर से अपनी जगह पर जम सा गया। लकीली इससे पहले कि वो आदमी उसे उखाड़ पाता, दूसरा आदमी उसे पुकारता है। वो दूसरा आदमी अपने हाथों में एक बड़ा सा एग लेकर वहां आता है। पहला आदमी उससे पूछता है कि ये किस चीज का अंडा है, मगर दूसरा आदमी बगैर रुके आगे दौड़ता चला जाता है। उसने भागते हुए उसे भी जल्दी भागने के लिए कहा क्योंकि इस एग को उसने एक ड्रैगन के घोंसले से चुराया है और अब वो फीमेल ड्रैगन उसका पीछा कर रही है। ये सुनते ही वो आदमी भी पैनिक करने लगा। इससे पहले कि वो दोनों आगे भागते, आसमान में एक परछाई नजर आने लगी। वो एक फीमेल ड्रैगन थी जो उनकी तरफ गुस्से से आ रही थी। काले बाल वाले आदमी ने ब्लॉन्ड आदमी से कहा, 1 मिनट रुको ताकि मैं इस अगली पौधे को उखाड़ लूं। तो ब्लॉन्ड ने कहा, इन सब बातों का टाइम अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जान बचानी है तो यहाँ से भागो। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद वू को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों के पैरों में अपनी वाइन्स को फंसाकर उन्हें गिरा दिया। वो दोनों मुंह के बल जमीन पर गिरे और एक उनके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया। लेकिन जब तक वो उठते, ड्रैगन उनके बहुत करीब आ चुकी थी। वो दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन आखिर में ड्रैगन ने उन्हें पकड़ ही लिया। लेकिन वो दोनों कोई आम ह्यूमंस नहीं थे बल्कि हंटर्स थे। उनमें से एक ने ड्रैगन पर तलवार से हमला किया। ड्रैगन के हाथ से वो दोनों छूट गए, लेकिन फीमेल ड्रैगन भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने हवा में ही दोनों को पकड़ लिया। वो लोग अब वू सॉन्ग की नजरों से काफी दूर चले गए थे, तो अब वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। कुछ देर के बाद हर तरफ खामोशी छा गई, जिससे उसे समझ आ गया कि शायद दोनों हंटर्स मारे गए। वू सॉन्ग को जरा देर के लिए गिल्ट हुआ कि उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो वो लोग उसे उखाड़कर उसकी जान ले लेते। अब वू का ध्यान पास पड़े हुए अंडे की तरफ जाता है और वो सोचता है कि ये अंडा तो मेरे काफी करीब पड़ा हुआ है। अगर वो फीमेल ड्रैगन वापस यहाँ अंडा लेने आई तो मैं उसके नीचे आकर कुचल जाऊंगा। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, उसने देखा कि ड्रैगन वापस आ रही है, लेकिन वो वहाँ रुकी भी नहीं। उसे अपने अंडे की कोई परवाह नहीं थी। वो उड़कर आगे कहीं दूर चली गई। वू सॉन्ग को उस ड्रैगन की लापरवाही पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इस अंडे को वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि कोई और उसे चोरी ना कर ले। उसने बहुत ध्यान से अपनी वाइन से एग को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइन्स अंडे तक नहीं पहुंच सकी। तभी वहां लिटिल येलो भी वापस आ गया था। उसने लिटिल येलो से एग को अपनी तरफ धकेलने के लिए कहा,
लेकिन वो एग बहुत ज़्यादा भारी था और वो उसे हिला भी नहीं पाया। वो लिटिल येलो को वाइन्स की मदद से प्रिंसिपल्स ऑफ लेवरेज समझाने की कोशिश करने लगा। लिटिल येलो भी आखिर में समझ गया और उसने वैसा ही किया। लिटिल येलो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तो और बेचारे को चोट भी लग गई, लेकिन वो कामयाब हो गया। वू ने एग को उठाया और उसे डिस्पोज करने के बारे में सोच ही रहा था कि एग में क्रैक्स पड़ने लगे। वो समझ गया कि इसमें से जल्दी ही एक बेबी ड्रैगन बाहर आने वाला है, और वैसा ही हुआ। लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि वो तो एक रियल बेबी ड्रैगन एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर ये बेबी ड्रैगन तो इंसानों जैसा दिख रहा था। गौर से देखने से उसे समझ आया कि ये वाकई एक ड्रैगन बेबी गर्ल है, क्योंकि उसके हॉर्न्स और टेल भी थी। उसने देखा कि अचानक बेबी ड्रैगन ने अपने ही एक शेल को खाना शुरू कर दिया, और ये देखकर वूसोंग हैरान हो गया। जब सारे शेल्स खत्म हो गए तो ड्रैगन का ध्यान वूसोंग की तरफ गया और वो उसकी तरफ आने लगी और उसे मॉम मॉम कहने लगी। वो शॉक हो गया। फिर उसे याद आया कि बहुत सी बर्ड जब एक से बाहर आती हैं तो जिसे भी वो पहले देखती हैं उसे अपनी मॉम समझती हैं, और ड्रैगन्स भी तो एक तरह की बर्ड ही होते हैं। लेकिन वो तो एक लड़का है, वो खुद को मॉम कहलवाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इस सोच में गुम था कि बेबी ड्रैगन ने आकर उसे हग कर लिया, लेकिन बेबी का साइज इतना ज्यादा था कि वो की जड़ें ऑलमोस्ट जमीन से बाहर आने वाली थीं। उसने बेबी से उसे छोड़ने के लिए कहा और बेबी ने उसे छोड़ भी दिया। वो सोचने लगा कि क्या ये ड्रैगन मेरी लैंग्वेज समझ सकती है। सडनली बेबी की नज़र लिटिल येलो पे पड़ी और वो उसे डैडी डैडी बोलने लगी। ये सुनकर वूसोंग चिल्लाने लगा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मॉम नहीं, और लिटिल येलो हमारी फैमिली का पपी है। बेबी ड्रैगन ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे उसने सब कुछ समझ लिया हो, और वो लिटिल येलो को अपना पपी पपी कह के हक करने लगी, और लिटिल येलो ने 50 कोने का मुंह बना लिया। मगर वूसोंग ये सब देखकर बहुत खुश था, क्योंकि बेबी ड्रैगन उसकी बातों को वाकई समझ सकती थी। इससे पहले कि वो बेबी से कोई और बात करता, बेबी की नज़र वहाँ पास पड़े हुए बग्स पे जाती है, जिनको लिटिल येलो ने अभी अभी हंट करके लाया था। बेबी ने बग्स को खाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वूसोंग कोई रिएक्ट करता, बेबी सारे बग्स खा गई और फिर आराम से लेटकर सो गई। बेबी की क्यूटनेस देखकर उसका गुस्सा खत्म हो गया। भला वो इतनी क्यूट बच्ची पे कैसे गुस्सा कर सकता था। नेक्स्ट डे बेबी ड्रैगन रोते हुए उठती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। लेकिन अब तक वू ने इस नई फैमिली को एज ए फादर और लिटिल येलो ने एज ए पपी एक्सेप्ट कर लिया था।